वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में, बेस रेट के बारे में और MCLR के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वालिटेटिव टूल्स, जैसा कि हम जानते हैं कि क्वांटिटेटिव टूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। दे आर सिलेक्टिव टूल्स, इन्हें सिलेक्टिव टूल्स भी कहा जाता है, विच कैन अफेक्ट मनी सप्लाई इन अ स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अनलाइक जनरल क्वांटिटेटिव टूल्स विच अफेक्ट मनी सप्लाई इन द होल इकोनॉमी। जो आपके क्वांटिटेटिव टूल्स हैं वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं पूरी इकोनॉमी, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी में क्या होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी क्वांटिटेटिव टूल्स में चेंजेस किए जाते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो आपका क्वालिटेटिव टूल्स है, क्योंकि इसे सिलेक्टिव टूल्स भी कहा जाता है, तो इसका कारण यही है कि इकोनॉमी के कुछ एक पोर्शन को, कुछ एक सिलेक्टिव सेक्टर्स में अगर आपको मनी का सप्लाई कम करना है या कंट्रोल करना है या बढ़ाना है, ठीक है, तो उसमें आपके क्वालिटेटिव टूल्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो देखिए, जब आप लोन लेने के लिए बैंक्स के पास जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवानी पड़ती है जिसके अगेंस्ट आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवाने का क्या मतलब है कि आपको कोई चीज़ गिरवी रखनी होती है। जैसे कई कई बार लोग अपना मकान गिरवी रख लेते हैं, अपनी ज़मीन गिरवी रख लेते हैं और उसके अगेंस्ट में लोन ले लेते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जितना भी आपको लोन दिया जाएगा वो कभी भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। सपोज़ करें आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो लैंड है, उसकी वैल्यू है 10 करोड़ रुपीज़ और वो आप मॉर्टगेज करवा के लोन लेना चाहते हो, तो बैंक कभी भी आपको 10 करोड़ का लोन नहीं देगा, राइट। ये जो आपका एक मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, एक मार्जिन होता है जो मेंटेन करना होता है बैंक्स को। तो वो आपको क्या करेगा, सपोज़ करें मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज़ 30%, राइट। तो क्या होगा कि आपका 10 करोड़ पे 30% यानी कि 3 करोड़ रुपीज़ आपको मार्जिन रखना होगा, यानी कि आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़। दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है, RBI कैन प्रिस्क्राइब मार्जिन अगेंस्ट कोलेट्रल। फॉर इंस्टेंस लैंड रुपीज़ 70 only for 100 rupees value gold. Margin requirement being 30%. Obviously, if RBI raises margin requirement, customer will be able to borrow less. तो अभी क्या है, सपोज़ करें कि RBI चाहता है कि जो मनी का सप्लाई है इकोनॉमी में वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाए, लिमिट हो जाए, कम हो जाए, यानी कि कस्टमर्स के पास कम पैसा जाए। तो वो क्या करेगा, वो जनरली क्या करेगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। जितना ज़्यादा मार्जिनल रिक्वायरमेंट रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि मतलब आपका कम पैसा इकोनॉमी में जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा और लोग क्या हो जाएंगे, लोन लेने के लिए डिस्करेज हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, मनी को कंट्रोल किया जाता है, मनी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इकोनॉमी में जाने से, राइट। फिर आता है आपका मॉरल सुएशन। अब इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो, मोटिवेट करते हो कि इकोनॉमी में पैसा ना सप्लाई करे। तो RBI भी क्या करता है, परसुएट करता है बैंक्स को कि वो अपनी जो मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ डिपॉजिट करे, सिक्योरिटीज़ में, ना कि वो मनी इकोनॉमी में लेंड करके मनी का सप्लाई बढ़ा दे। तो दिस इज़ डन बाय द RBI और इसको कहते हैं हम क्वालिटेटिव टूल्स। फिर है आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस जिसको गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहती है, राइट, वहाँ पे क्या कर दिया जा सकता है कि वहाँ पे क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस है, उसमें लोन लेंड नहीं किया जाएगा या बहुत कम लोन दिया जाएगा ऐसे बिजनेसेस को। तो इस तरह के मेजर्स लिए जाते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और हम इन्हें कहते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। अभी तक हम लोगों ने बात की RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में कि किस तरह से RBI अपने अलग अलग रेट्स में चेंजेस लाके पूरी इकोनॉमी में क्या कर देता है, मनी सप्लाई को इफ़ेक्ट कर देता है, राइट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लेंडिंग रेट्स है, यानी कि जिस रेट्स पे बैंक्स
कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं। ओके, घटाना और बढ़ाना समझ आ गया कि अगर आरबीआई की पॉलिसी रेट्स में चेंजेस होते हैं तो बैंक्स के लेंडिंग रेट्स में भी चेंजेस आते हैं, लेकिन इन्हें डिसाइड कैसे किया जाता है, चेंजेस कैसे होते हैं समझ आया, लेकिन ये डिसाइड कैसे होते हैं। तो अब बात करते हैं लेंडिंग रेट्स के बारे में। लेंडिंग रेट्स वो रेट्स हैं जो हमारे कमर्शियल बैंक्स जिन रेट्स पे लोन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो ये लेंडिंग रेट्स कैसे डिसाइड होते हैं, तो अगर हम बात करें पहले 1991 से पहले की, तो देयर यूज़ टू बी एन इंस्पेक्टर राज, मतलब कि आपका जो पूरा इकोनॉमी है वो किस तरह से चलेगा, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कह सकते हैं कि उसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हिसाब हाथ में था। तो उसी तरह से बैंकिंग सिस्टम भी, अगर गवर्नमेंट चाहती थी कि मतलब एक जिस पर्टिकुलर रेट पे गवर्नमेंट लोन देना चाहती थी या दिलवाना चाहती थी कस्टमर्स को, उसी रेट्स पे क्या होते थे, बैंक्स को लोन देने पड़ते थे। मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है कि किसानों को 5% पे लोन मिलना चाहिए, तो बैंक्स वर बाइंड टू गिव दैट लोन एट दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट। लेकिन फिर क्या हुआ, टाइम के साथ साथ थोड़े से रिफॉर्म्स आए, ठीक है। कुछ एक कमेटीज़ थी जिन्होंने रेकमेंड किया कि बैंकिंग को भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ऑटोनमी होना चाहिए, इनको भी पैसा कमाने का थोड़ा सा हक होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो लेंडिंग रेट्स हैं इन्हें डिसाइड करने देना चाहिए, राइट। तो फिर क्या हुआ कि बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट एग्जिस्टेंस में आए। तो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट क्या था, ये एक मिनिमम लेंडिंग रेट था कि जिससे बिलो क्या होता था कि बैंक्स नहीं जा सकते किसी को भी लोन देने के लिए। सपोज़ करें बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट है किसी बैंक का 5%, राइट। तो इस 5% से नीचे बैंक्स नहीं किसी को भी लोन देंगे, चाहे वो उनका कितना भी क्रेडिट वर्दी कस्टमर क्यों नहीं है, राइट। तो क्या हुआ कि फिर 2010 तक आते आते ये बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2010 तक आते आते एग्जिस्टेंस में आया बेस रेट। अब ये बेस रेट क्या होता है, बेस रेट डिसाइड किया जाता है कुछ एक पैरामीटर्स पे, कुछ एक पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे बेस रेट कैलकुलेट किया जाता है, और उस बेस रेट में अगर हम ऐड कर दे स्प्रेड, राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेंडिंग रेट। सपोज़ करें बेस रेट है 5% किसी भी बैंक का, क्योंकि हर बैंक का क्या होगा, बेस रेट डिफ़र करेगा, राइट। तो सपोज़ करें किसी बैंक का बेस रेट है 5% और स्प्रेड है 2%, तो उस पर्टिकुलर बैंक के लेंडिंग रेट क्या हो गए, 7%, राइट। मान लीजिए एक कार ख़रीदना है और कार ख़रीदने के लिए बैंक्स ने डिसाइड किया है कि उन्हें 2% का स्प्रेड रखना है, राइट। तो अभी आपका क्या है, 5% आपका बेस रेट है, 2% का स्प्रेड है, तो आपका जो लेंडिंग रेट है यानी कि जो इंटरेस्ट रेट आप कस्टमर से चार्ज करेंगे वो होगा 7%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्प्रेड क्या है, तो ये हम आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और बेस रेट को किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है ये भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फिर क्या हुआ कि बेस रेट के कुछ एक लिमिटेशंस थे, ठीक है, जिन्हें ओवरकम करने के लिए 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो अभी इसमें भी क्या होता है, देयर आर सम पैरामीटर्स, कुछ एक चेंजेस किए गए इन पैरामीटर्स में, लाइक जो पैरामीटर्स बेस रेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते थे उनमें कुछ एक चेंजेस किए गए, ठीक है। और फिर उनसे जो फार्मूला अराइज हुआ उसे हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, राइट। तो सपोज़ करें कि उससे जो एक रेट आपके पास आता है दैट इज़ 7%, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है कि 7% मान लीजिए MCLR है, तो इसमें क्या करेंगे आप, स्प्रेड ऐड कर देंगे। तो सपोज़ करें कि किसी एक पर्टिकुलर बैंक का स्प्रेड है 2%, तो आपका जो लेंडिंग रेट है वो कितना हो जाएगा, सॉरी 9%, राइट, नॉट 8 बट 9%, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेंडिंग रेट्स, यानी कि आपका जो बेस रेट या फिर MCLR है वो क्या है, वो मिनिमम लेंडिंग रेट्स है, जिनसे नीचे क्या होगा, बैंक नहीं जाएगा किसी भी कस्टमर को लोन देने के लिए, मतलब इंटरेस्ट चार्जेस के मामले में, राइट। तो उसके बाद आपका आता है स्प्रेड,
ठीक है। तो स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड एक देखिए आसान भाषा में मैं आपको बताऊँ तो क्या होता है कि आप बैंक्स के पास जाएँगे, ठीक है, और अपना डिपॉज़िट वहाँ रखते हैं। सपोज़ करिए आपने 100 रुपीज़ डिपॉज़िट रखा है और इन डिपॉज़िट्स पे आपको क्या दिया जा रहा है? इंटरेस्ट दिया जा रहा है। सपोज़ करिए बैंक आपको दे रहा है 5% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब क्या होगा कि बैंक्स पैसे आगे क्या करता है? मनी लेंड भी तो करता है ना बोरोवर को, ठीक है। सपोज़ करें जब 100 रुपीज़ लेंड करता है बैंक बोरोवर को, तो उससे जो अमाउंट चार्ज करता है, उससे जो रेट चार्ज करता है, दैट इज़ 6%, ठीक है। यानी कि डिपॉजिट्स पे दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ 5% और लोन पे जो चार्ज किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट दैट इज़ 6%। तो स्प्रेड क्या हो गया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 1% जो मुनाफा आप कह सकते हैं बैंक कमा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो आपका 5% है वो तो कॉस्ट आ गया ना, वो तो बैंक के लिए, क्योंकि वो तो उन्हें पे करना पड़ेगा कस्टमर को, ठीक है। तो जो चीज़ पे करनी पड़ती है वो तो कॉस्ट हो गई, राइट। तो आपका अमाउंट आपको मिलेगा कितना? 6%, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज स्प्रेड। तो बैंक स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट दैट अ बैंक चार्जेस अ बोरोवर एंड द इंटरेस्ट रेट बैंक पे अ डिपॉजिटर, also called the net interest spread. The bank spread is a percentage that tells someone how much money the bank earn versus how much it gives out. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी आपको समझ आया कि अगर बेस रेट आपका कितना है, जो भी एक पर्टिकुलर बेस रेट कैलकुलेट करके आएगा, ठीक है, उन पैरामीटर्स पे उनमें आपको क्या करना है? ये स्प्रेड ऐड कर देना है। तो उस स्प्रेड को क्या बोलेंगे? उन दोनों का जो सम आएगा वो हमारा क्या होगा? लेंडिंग रेट्स होंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग द बेस रेट। तो मैं आपको बता दूं कि बेस रेट जो है वो एक इंडिकेटिव फार्मूला है। इंडिकेटिव फार्मूला मतलब कि कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, बस इतनी सी गाइडलाइंस है कि जब भी बेस रेट को कैलकुलेट किया जाएगा तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले है एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है कि जितना भी डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो आपको उसका एवरेज लेना है, जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं बैंक्स के पास उस पर जितना भी उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है विच इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ फंड। तो उसका एवरेज सबसे पहले आप लेंगे। फिर आता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? किसी भी फर्म को, इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए क्या होता है, हमें डे टू डे कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट। किसी भी फर्म को चलाना है तो बिना पैसों के तो चलेगी नहीं, और हर रोज़ क्या होता है, कुछ ना कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, बिजली, पानी, सैलरी, ठीक है, और भी बहुत कुछ, राइट। तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी उसमें क्या करना पड़ता है? इंक्लूड करना पड़ता है। फिर है आपका नेगेटिव कैरी इन द कैश रिजर्व रेशो। सीआरआर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए अगर सीआरआर को बैंक्स को आरबीआई के पास मेंटेन नहीं करना पड़ता तो बैंक्स क्या कर सकते थे कि उस अमाउंट को आगे कस्टमर को लेंड करके उस पर एक इंटरेस्ट अर्न कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि उनको कुछ अमाउंट सीआरआर की फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो अभी क्या हो गया, अभी बैंक को वो लॉस हो गया ना। अब वो जो पैसा कमा सकते थे आगे कस्टमर को लेंड करके, सीआरआर का पैसा कस्टमर को लेंड करके जो वो अमाउंट कमा सकते थे उसका लॉस हो गया, ठीक है। तो उसका नेगेटिव कैरी मतलब वो चीज़ भी आपको क्या करनी है? इंक्लूड करनी है। फिर आपका आता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ, कि आपके शेयर होल्डर्स जो है, आपकी जो इक्विटी है उसका जो स्ट्रेंथ होता है ना पैसे कमाने का, ठीक है, कि वो कितना अर्न करके देता है आपको, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो वो ये भी एक फैक्टर है जो इंक्लूड किया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग द बेस रेट, ठीक है। एज अ रिजल्ट द बेस रेट मे वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। हर बैंक का जो बेस रेट है वो क्या होगा? वो अलग होगा, ठीक है। सबके पास इक्वल डिपॉजिट्स भी नहीं आएंगे, सबके इक्वल कॉस्ट भी नहीं होंगे, राइट। अब यही रीज़न होता है कि हर बैंक टू बैंक क्या करता है? बेस रेट डिफ़र करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं MCLR की। तो MCLR क्या होता है? द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट रेफर्स टू द मिनिमम इंटरेस्ट रेट अ बैंक मस्ट चार्ज फॉर लैंडिंग। द बैंक कैन नॉट ग्रांट एनी लोन बिलो दैट रेट एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस
परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या होता है कि जो आपका बेस रेट है वही आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है। बस क्या है, इसके जो पैरामीटर्स हैं उनमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। जैसे कि पहले लिया जाता था एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स, लेकिन अब क्या लिया जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, राइट। फिर उसके बाद आपका आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो आपका बेस रेट में भी था और आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में भी रहेगा। फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ कैरी इन द कैश रिजर्व रेशो, वो आपका बेस रेट में भी कंसीडर किया जाता था और यहाँ पे भी। फिर है आपका टेनोर प्रीमियम। अभी क्या होता है कि जब भी बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं किसी भी कस्टमर को, तो क्या होता है उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पता नहीं पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन उठाया गया है वो कंप्लीट होता है या नहीं होता है, राइट। क्योंकि जितने लंबे समय के लिए लोन लिया जाएगा रिस्क भी एसोसिएटेड उतना ही ज़्यादा होगा उसके साथ। तो इसलिए बैंक क्या करता है, एक प्रीमियम अमाउंट चार्ज करता है जिसे हम कहते हैं टेनोर प्रीमियम। तो ये भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। देयर इज़ वन मोर थिंग, दैट इज़ रेपो रेट। रेपो रेट के अंदर जो भी पैसा लेके आता है बैंक्स, पहले बेस रेट में उसे इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में उसे इंक्लूड किया जाता है। तो ये प्लीज़ आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। Every month, banks may publish the internal benchmark for overnight 1 month, 3 months, 6 months and 1 year maturities। तो MCLR क्या होता है, इसको एवरी मंथ रिवाइज किया जाता है, जबकि बेस रेट में ऐसा नहीं था। बेस रेट को अपने हिसाब से एक लंबे टाइम पीरियड के बाद रिवाइज किया जाता था। तो जिसकी वजह से क्या होता था, जब भी RBI कोई, क्योंकि RBI तो क्या करता रहता है, टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करता रहता है, लेकिन उन रिवाइज्ड पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होता है, बेस रेट पे नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्या होता है, MCLR में मंथली इन रेट्स को क्या किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी पॉलिसी रेट्स में कट किया जा गया है RBI के द्वारा, उसका इम्पैक्ट देखने मिल जाता है किसमें, लेंडिंग रेट में भी। अब आपको, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है सिर्फ कि क्या ज़रूरत पड़ी MCLR की, मतलब क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थे बेस रेट के, या फिर आप कह सकते हो कि किस तरह से MCLR डिफ़र करता है बेस रेट से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो बेस रेट है आपका, इट अप्लाइज टू होम लोन टेकन फ्रॉम 1 April 2010 टू 31 March 2016। जबकि आपका जो MCLR है, इट अप्लाइज टू होम लोन टेकन आफ्टर 1 April 2016 ऑनवर्ड, क्योंकि 2016 के बाद ही इंट्रोड्यूस किया गया था MCLR। फिर आता है फॉलोइंग रेपो रेट्स कट बाय द RBI, lenders may take a long time to reduce their loan interest rates. Following repo rate cuts by the RBI, the MCLR will change right away। ठीक है, मंथली क्या किया जाएगा, जब इन पॉलिसीज़ को रिवाइज किया जाएगा, राइट। और दूसरा क्या है कि बेस रेट में तो रेपो रेट क्या होता था, उसको चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन MCLR जब आपको कैलकुलेट करना है तो आप रेपो रेट को भी इंक्लूड करेंगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जितना भी रेपो रेट्स में कट किए जाते हैं वो MCLR में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इमीडिएटली। फिर द बेनिफिट ऑफ द रेट कट डू नॉट ट्रिकल डाउन टू द कस्टमर क्विकली व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स, क्योंकि बेस रेट क्या होते हैं, वो मंथली रिवाइज नहीं किए जाते थे, वो एक लंबे टाइम के बाद रिवाइज किए जाते थे। जबकि आपका जो MCLR है, ये क्या किया जाता है, ये मंथली रिवाइज किया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी पॉलिसी रेट्स में जो भी कट डाउन किया जाता है या जो भी डिक्रीज़ किया जाता है, वो इमीडिएटली MCLR में दिखने मिलता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कस्टमर को इसका बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आपके जो लेंडिंग रेट है वो कैसे डिसाइड होते हैं कि कितना आपका MCLR रहेगा, राइट। तो दिस वाज इट अबाउट MCLR। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।